गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। अपन आज इस बारे में बातचीत शुरू करेंगे कि आज जो भारत की हम व्यवस्था देख रहे हैं, जो ढांचा हम देख रहे हैं, जो संवैधानिक सिस्टम हम देख रहे हैं, वो संवैधानिक सिस्टम और वो ढांचा कहाँ से आया और कैसे आया, और वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से साधन थे, वो कौन से तरीके थे जिनसे आज का भारत या आज का हमारा ढांचा विकसित हुआ। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयासों का परिणाम। लेकिन ये जो संविधान था, इस संविधान के निर्माण में भी सन 1773 से लेकर के सन 1947 तक की जो परिस्थितियाँ थी, जो ब्रिटिश भारत था और ब्रिटेन के द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर जो नियम अधिनियम बनाए गए, जिनको हमें कहीं रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, कहीं चार्टर एक्ट कहते हैं, कहीं भारत शासन अधिनियम कहते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इन्हीं से आगे चलकर किसी न किसी रूप में हमारे संविधान का एक ढांचा निर्मित किया। यह सब कुछ एक लंबे विकास का परिणाम है। जैसा अभी मैंने कहा, सन 1773 से ये एक सिलसिला प्रारंभ हुआ था भारत के संवैधानिक विकास का, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब और किन कारणों से पारित किया गया, अभी इसकी बात करेंगे, इसी चर्चा करेंगे। आज भारत के संवैधानिक विकास में हम मोटे तौर पर जो प्रारंभिक रूप से 3 अधिनियम है, जो 3 एक्ट है, उनकी अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय ढांचे का निर्माण शने शने प्रारंभ हुआ था। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो सन 1599 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। आपको ध्यान हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में 1858 तक रहा। प्रारंभ से लेकर के हम यूँ कह सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इतिहास पर दृष्टिपात करें तो 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना तब होती है जब महारानी एलिजाबेथ टेलर ने एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए एक राजपत्र जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 में स्थापित हुई थी, वो 15 वर्षों तक, आगामी 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। यानी कि अधिकार दिया गया कि ये इस पूर्वी देशों के साथ केवल यही कंपनी व्यापार करेगी। इस राजपत्र द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकमेव स्वामित्व सौंपा गया। एकमेव स्वामित्व यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी, और दूसरी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का किसी भी रूप में कोई भी अधिकार नहीं रखती। यह राजपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था और पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार इस कंपनी को सौंपा गया तथा कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय एक परिषद में निहित की गई। यानी कि कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी का क्या सिस्टम होगा, यानी कि पूरा का पूरा मैनेजिंग ढांचा जो था उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको चलाने के लिए, सब कुछ मापदंड तय करने के लिए 24 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया। अब थोड़ा सा इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं। 1599 में इस कंपनी की स्थापना होती है और इनका प्रतिनिधि सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सबसे पहले सूरत आता है और यहाँ पर जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस व्यापार करने की अनुमति मांगता है। आपको ध्यान होगा, अगला जो प्रमुख व्यक्ति रहा जो ब्रिटेन से भारत आया था व्यापार की अनुमति के लिए, वो था टॉमस रो, कैप्टन टॉमस रो। और इसने जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर, आगरा में उपस्थित हुआ था और आगरा में उपस्थित होकर इसने जहांगीर को प्रभावित किया। कैप्टन टॉमस रो जो था उसको फ्रांसीसी भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती थी और जहांगीर इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ और आखिरकार टॉमस रो
जहांगीर से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा और उसने सबसे पहले अपनी कोठी सूरत में स्थापित की, यानी कि व्यापारिक कोठी की स्थापना यहाँ पर की और सूरत से उसने व्यापार करना प्रारंभ किया। और यहाँ से ये जो व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते ये कंपनी भारत के प्रशासनिक मामलों में, भारत के राजनीतिक मामलों में इतनी अग्रसर हो गई, इतनी अग्रेसित हो गई और इस तरीके से उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया कि धीरे धीरे वो पूरे भारत के ऊपर राज करने लगे। जैसे जैसे मुगल प्रशासन कमजोर होता चला गया, वैसे वैसे कंपनी की शक्तियां और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई और इसी का परिणाम ये निकला कि आखिरकार कंपनी ने पूरी की पूरी भारतीय सत्ता पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो ये इसकी कहानी की शुरुआत 1599 में तब शुरू होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने, वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय, उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी जिनको एलिजाबेथ टेलर कहा जाता था, इन्होंने एक राजपत्र जारी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ एक छत्र अधिकार दिया व्यापार करने का। उस समय यह अधिकार केवल 15 वर्षों तक था और बाद में इसको समय समय के साथ बढ़ाया जाता रहा है। सन 1726 ईस्वी के राजपत्र द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। पहले तो प्रेसिडेंसी समझिएगा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि जहां अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करती थी, वहां पर रहने के लिए अपने जो आवास बनाती थी, अपने जो कार्यालय चलाती थी, अपनी सुरक्षा आदि के लिए जो व्यवस्थाएं करती थी, उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ऐसी प्रेसिडेंसियां उनके जो प्रमुख नगर थे, या हम यूँ कह सकते हैं आने वाले समय में जैसे ये प्रांत कहलाए, जैसे कि बंबई, मद्रास, कलकत्ता, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार आदि, ये जो प्रांत कहलाए, इन प्रत्येक प्रांत में एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो 1726 ईस्वी का जब राजपत्र इस कंपनी के लिए जारी किया गया, तब कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये उस समय के नाम थे। आज हम इसको कलकत्ता कोलकाता कहते हैं, बंबई को मुंबई कहते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, लेकिन उस समय इसी नाम से जानी जाती थी। इन प्रेसिडेंसी के गवर्नर, यानी कि यहाँ का जो शासन संभालते थे, उनको गवर्नर कहा जाता था और गवर्नर जनरल के अधीन था और गवर्नर जनरल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था। आगे इसकी और बात करेंगे। तो इनके द्वारा विधि बनाने की शक्ति भी आखिरकार गवर्नरों को प्रदान कर दी गई, यानी कि ये खुद नियम भी बना सकते थे। इसी चार्टर के द्वारा कंपनी को नियम, उपनियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। ये जो 1726 ईस्वी का जो राजपत्र इनको जारी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस राजपत्र के द्वारा कंपनी को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपना कार्यभार चलाने के लिए, अपना प्रशासन चलाने के लिए नियम बनाने, उपनियम बनाने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। ये अधिकार उनकी प्रेसिडेंसी तक ही लागू था। जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास जो तत्कालीन समय की प्रेसिडेंसी थी, उन प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे वो अपनी प्रेसिडेंसी में जहां उनका अधिकार क्षेत्र था वहां पर ये इस प्रकार के नियम या कानून बना सकते थे। ब्रिटिश शासन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम शुरुआत की बात करेंगे। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज का शासन। ताज के शासन से मतलब है ब्रिटिश सरकार का शासन। 1599 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और उसके पश्चात शासन का जो कार्यभार था सन 1858 में ब्रिटिश ताज के अधीन, यानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला गया। कंपनी का शासन सन 1765 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। सन 1765 इसलिए कहेंगे कि कंपनी को राजनीतिक अधिकार जो थे सन 1765 में प्राप्त हुए और 1858 तक, जब तक पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और उसके पश्चात शासन जो था कंपनी से छीनकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसलिए कंपनी का शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भारत में 1765 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। इस समय देश में सत्ता का एकमात्र स्रोत मुगल सम्राट था, यानी कि ब्रिटेन से सत्ता संचालित नहीं होती थी। सत्ता का स्रोत जो था वो मुगल सम्राट था और ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के सूबेदार की हैसियत से देश में शासन करती थी, यानी कि ये मुगल सम्राट को ही अपना सम्राट मानती थी, लेकिन मुगल सम्राट से प्राप्त अधिकार के तहत एक सूबेदार के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी देश का शासन चला रही थी। जिस दिन के साथ इनके संबंध थे, जहां जहां इनकी व्यापारिक कोठियां थी, जहां जहां इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली थी, वहां पर ये
मुगल सम्राट की आज्ञा से शासन कार्य संभालते थे। मैंने आपको बताया कि समय के साथ मुगल सम्राट कमजोर होता चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती चली गई, और इसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और उन्होंने शासन की शक्ति धीरे धीरे अपने हाथ में लेनी प्रारंभ कर दी थी। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एवं हर 20 वर्ष के अंतराल पर अनेक चार्टर एक्ट पारित किए, जो प्रमुख रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था, सबसे पहला वो था 1773। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, यानी कि इनके शासन को रेगुलराइज नियमित करने के लिए, नियमों के अधीन लाने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट पारित किया, और उसके पश्चात उस एक्ट के माध्यम से 20 वर्ष तक इनके शासन को, इनके अधिकार को बढ़ाया जाता रहा है। आवश्यकता होने पर 20 वर्ष के बाद और आवश्यकता पड़ने पर 20 वर्ष से पहले भी ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए। दूसरा है ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश सम्राट का शासन। यह लागू होता 1858 से और ये चलता 1947 तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। इस समय देश में सत्ता का स्रोत ब्रिटिश सम्राट हो गया। पहले देश में सत्ता का स्रोत मुगल सम्राट था, लेकिन 1858 के पश्चात भारत का शासन सीधा ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला गया और ब्रिटिश सम्राट की पूरी शासन सत्ता का स्रोत बन गया। वायसराय या गवर्नर जनरल देश में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था, यानी कि ब्रिटिश सम्राट तो ब्रिटेन में था, ब्रिटेन के ब्रिटिश सम्राट का भारत में जो प्रतिनिधि होता था उसको पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, और 1858 के पश्चात उसको वायसराय के नाम से संबोधित किया जाने लगा। नाम दो जरूर है, व्यक्ति एक है। 1858 के पश्चात इसको वायसराय कहा गया और 1858 से पहले इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश शासन का भाग हो गया। 1858 से पहले भारत ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश शासन का भाग नहीं था, लेकिन 1858 के पश्चात ये सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया और ब्रिटिश साम्राज्य का वो हिस्सा बन गया था। एक बार शासन का स्वरूप समझ लीजिए। ये भारत में 1858 के पश्चात सम्राट भारत का अधिपति हो गया। सम्राट के अधीन एक तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था और एक तरफ ब्रिटिश संसद थी, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्थाएं संसद के माध्यम से चलती थी। संसद में अधिनियम रखे जाते थे, संसद में कानून रखे जाते थे और वो पारित होकर फिर भारत के ऊपर लागू होते थे। और संसद में ये कार्य करने वाला जो व्यक्ति था वो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधीन ब्रिटिश मंत्रिमंडल हुआ करता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कि भारत के लिए कार्य करने का, कानून बनाने का कार्य वहां पर करता था, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य कहलाता था भारत सचिव, जो कि भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता था। भारत सचिव भारतीय मामलों का प्रबंध करने वाला व्यक्ति होता था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इसको भारत सचिव नाम दिया गया और भारत सचिव के अधीन हुआ करता था वायसराय या गवर्नर जनरल। मैंने भी आपको बताया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ये व्यक्ति गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, और 1858 का जो अधिनियम बना उसके पश्चात ये वायसराय कहलाने लगा, यानी कि सीधा ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि हो गया। और वायसराय के अधीन होता था गवर्नर। जो प्रांत हुआ करते थे, जैसे भी मैंने आपको बताया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मद्रास, बम्बई आदि जो प्रांत थे, इनमें शासन संभालने के लिए गवर्नर जनरल के अधीन गवर्नर हुआ करता था, और गवर्नर के अधीन प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर या कलेक्टर हुआ करता था। ये उस समय ब्रिटिश शासन का एक स्वरूप हुआ करता था। इस प्रकार से और इस रूप में ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत के मामलों का प्रबंध करती थी और इन व्यक्तियों के माध्यम से भारत के ऊपर शासन का संचालन करती थी। अब बात करेंगे अपन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके जो मुख्य प्रावधान थे उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को पारित करने का प्रमुख कारण क्या था कि इतने लंबे समय से, क्योंकि 1599 कंपनी की स्थापना हो गई थी, पहले प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए इसको अधिकार पत्र दिया गया, बाद में 20 वर्ष के लिए इसके अधिकार पत्र को बढ़ाया जाता रहा। तो इतने लंबे समय में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और इसका जो शासन था वो कुप्रशासन के नाम से जाने लगा, क्योंकि कंपनी अपने व्यापारिक हितों के कारण से भारतीयों के ऊपर बहुत
अत्याचार करती थी इस कारण से, और इस कुप्रशासन के कारण से और भ्रष्टाचार के कारण से रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 का पारित करना पड़ा। इसके मुख्य प्रावधान थे, इस एक्ट द्वारा बंगाल व बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि अभी तक तो ये प्रेसिडेंसी अलग थी। मैंने आपको कहा था कि जहाँ जहाँ पर ये अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाती थी, जहाँ जहाँ से अपना प्रशासन चलाती थी, वहाँ पर ये प्रेसिडेंसी बनाती थी, उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वहाँ पर इनका पूरा का पूरा लवाजमा होता था, पूरा का पूरा शासन प्रबंध होता था, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी जो उस समय के तत्कालीन समय की सबसे बड़ी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। और यहाँ पर ये जो 1773 का एक्ट पारित किया गया, इस एक्ट के द्वारा बंगाल व बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर का पदनाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। यानी कि दूसरा, पहले तो इन प्रेसिडेंसियों को एक प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, सर्वोच्च प्रेसिडेंसी बना दी गई कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और जो बंगाल का गवर्नर था, अब तक एक प्रेसिडेंसी का मालिक था, एक प्रांत का मालिक था जो गवर्नर कहलाता था, अब वो गवर्नर का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि पूरे के पूरे बंगाल और ये सारी प्रेसिडेंसियां उसके अधीन कर दी गई। शासन का प्राधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित किया गया और 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी कि जो ये बंगाल या कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन किया गया, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए कार्य करने के लिए, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया, जिसको सपरिषद कहा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल अलग होता था और 4 व्यक्ति अलग हुआ करते थे। ये व्यक्ति जो थे वो सभी प्रेसिडेंसियों का शासन प्रशासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल की सहायता करते थे, और यहाँ पर निर्णय बहुमत से होंगे। यानी 5 व्यक्ति हो गए, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 सपरिषद के सदस्य, कुल मिलाकर 5 व्यक्ति थे, और इन 5 व्यक्तियों के बहुमत से निर्णय लिया जाना और उसकी व्यवस्था कर दी गई। पहले 4 सदस्यों का नाम कानून में ही उल्लेखित कर दिया गया। जब ये बनाया गया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद होगी, और ये 4 जो सदस्य थे, इन 4 सदस्यों का नाम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उल्लेखित कर दिया गया। यानी कि सबसे पहले ये ही लिख दिया गया, और लेकिन आगे गवर्नर जनरल व सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। पहले तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब ये बनाया गया था, 4 सदस्य उल्लेखित कर दिए गए, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए ये व्यक्ति कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसका सारा जो अधिकार था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करती थी। बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर युद्ध व संधि के विषयों में सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन किए गए। जो 2 प्रेसिडेंसियां थी जिनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, इसके अलावा बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो भी युद्ध व संधि के विषयों में सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। यानी कि अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर युद्ध के मामले में और संधि के मामलों में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते थे, बल्कि इनको निर्णय लेने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक कर दी गई। यानी कि एक प्रकार से उनके अधीन कर दिया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इसको सर्वोच्च न्यायालय अवश्य कहा गया, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो भारत में 1935 के अधिनियम के माध्यम से होती है, वो भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय था। लेकिन फिर भी जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई, उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तथा अपील प्रीवी काउंसिल में होगी। ये जो सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में बनाया गया, इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में करने की बात कही गई। प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटिश संसद का एक भाग हुआ करती थी, उसमें ब्रिटिश संसद के ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। प्रीवी काउंसिल में इसको कहा गया, इसकी अपील हो सकती थी। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल
5 वर्ष निर्धारित किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, इसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, इनके लिए कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल भी 5 वर्ष था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर सम्राट इन्हें हटा सकता था। यानी कि मुख्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं था, लेकिन जो बाकी अन्य न्यायाधीश थे, जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से सम्राट इन न्यायाधीशों को इनके पद से हटा सकता था। कंपनी का 20 वर्ष शासन करने का अधिकार दिया गया, यानी कि जो 20-20 वर्ष के लिए इनके शासन को, इनके प्रशासन को चलाने का जो पट्टा जारी किया जाता था, उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आगामी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हास्टिंग्स। ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वारेन हेस्टिंग्स। और परिषद के प्रथम 4 सदस्य थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल, जिनका नाम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उल्लेखित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना सर एलिजा इम्पे 1774। 1773 में इस एक्ट के माध्यम से न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने सन 1774 में कार्य करना प्रारंभ किया, और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बना सर एलिजा इम्पे, जो 1774 में बना था। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये एक्ट पारित किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स हुआ करते थे, और इसी के कारण से इनको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके मुख्य प्रावधान: बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया। जो पहले कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करती थी, इसको नियंत्रित करने के लिए एक और चीज की स्थापना की गई, जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पूरे के पूरे भारतीय प्रशासन को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की व्यवस्था थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में कार्य करती थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो ब्रिटेन में स्थित थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में थी, उसका प्रशासन और उसका प्रबंध ब्रिटेन से संचालित करती थी। इस प्रकार भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। अब तक तो भारतीय मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की अधिकारित्व में थी, वो देखती थी। अब उसके ऊपर एक और चीज स्थापित कर दी गई, जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश शासन का आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसमें कुल 6 सदस्य थे, जिनमें से 2 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। एक तो वित्त मंत्री और एक विदेश सचिव। हम यूँ कह सकते हैं कि ये 2 मंत्री थे, एक वित्त मंत्री था और एक विदेश मंत्री था, जो कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हुआ करता। जो 6 सदस्य थे, उनमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे और 4 प्रिवी काउंसिल में से ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी कि कुल 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, 2 तो मंत्री हुआ करते थे, एक वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, और 4 सदस्य जो प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी, उनमें से ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इस एक्ट के द्वारा बंगाल में दोहरा शासन, जिसे द्वैध शासन कहते हैं, स्थापित किया गया। दोहरा शासन यानी कि द्वैध शासन की स्थापना बंगाल में सन 1784 के एक्ट के द्वारा लागू हुई थी। याद रखिएगा, सन 1784 का एक्ट, और उसके माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। बंगाल में यह दोहरा शासन 1784 से 1858 तक रहा। 1858 तक इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो जाता है, और उसके साथ ही द्वैध शासन भी समाप्त हो जाता है। दोहरे शासन का मतलब था भारतीय प्रशासन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा नियंत्रित होना। 2 शक्तियां स्थापित कर दी गई, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और एक ब्रिटिश सरकार की थी। दोनों का ही कार्य था भारतीय मामलों का प्रबंध करना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों ही शक्तियां भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने का कार्य करती थी। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। इस एक्ट का एक मुख्य कार्य यह रहा कि कंपनी के कार्य जो थे
अलग अलग, एक तो व्यापारिक कार्य अलग कर दिया और एक राजनीतिक कार्य अलग कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो तो सिर्फ व्यापारिक कार्य करती थी और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो राजनीतिक कार्य करती थी और दोनों का कार्य अलग अलग निर्धारित हो गया। सप्रतिशत गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। अभी जो अपन ने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के अधीन एक सप्रतिशत की स्थापना की थी जिसमें 4 सदस्य थे। अभी अपन ने 4 सदस्यों का नाम भी लिया जो 1773 के एक्ट में ही उल्लेखित कर दिए गए थे। उस परिषद के सदस्यों की संख्या जो 4 थी उनको इस एक्ट के माध्यम से घटाकर 3 कर दी गई, यानी कि एक व्यक्ति इसमें कम कर दिया गया। कंपनी के भारतीय प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। कंपनी के अधीन जो उस समय भारतीय प्रदेश थे जैसे कि बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि जो इसके अधीन प्रेसिडेंसियाँ थी उनको इस एक्ट में ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश की संज्ञा दी गई, यानी कि एक प्रकार से ब्रिटेन ने उसके ऊपर अपना दावा जता दिया था, हालांकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को था, किंतु वापस बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल व सम्राट को दिया गया। ये तो गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो प्रतिनिधि हुआ करते थे और गवर्नर जनरल के अधीन प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे, इनकी नियुक्ति का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या उसका जो सर्वोच्च निकाय था और ये नियुक्त तो कर सकती थी, लेकिन इनको बुलाने का जो अधिकार था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सम्राट के पास था, यानी कि बुलाने का अधिकार तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहा और नियुक्ति का अधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा। सप्रतिशत गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन के लिए कानून बना सकता था। सप्रतिशत गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसे कहा गया और इस एक्ट के माध्यम से उसके 4 सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थे, वो सब कुछ मिलाकर भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का कार्य करते थे। तो ये था 1784 का एक्ट। तीसरा आता है 1786 का अधिनियम। छोटा सा अधिनियम है, 2 ही मुख्य बातें इसमें। इसके मुख्य प्रावधान थे, पिट ने इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। देखो एक थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अब तक गवर्नर जनरल आदि की नियुक्ति का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको था, लेकिन यहाँ पर 1786 में पिट जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। केवल इसी के लिए 1786 का एक्ट लाया गया था, सिर्फ इसी कार्य के लिए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई, यानी कि एक प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इसका पहला इस रूप में स्थापित किया गया गवर्नर जनरल था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई, सैनिक शक्तियां भी उसके हाथ में दे दी गई, यानी कि सेना का इस्तेमाल भी कॉर्नवालिस कर सकता था। ये ब्रिटिश सरकार की एक दीर्घकालीन नीति थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसीलिए भेजा गया था कि इसके माध्यम से पूरे के पूरे भारत के ऊपर एक छत्र शासन स्थापित किया जाए और भारत को लूटा जाए, सैनिक शक्ति के माध्यम से भारत को दबाया जाए। ये पिट का एक प्रकार से एक नीति थी। तो इसके लिए 1786 का अधिनियम पारित किया गया। आज अपन यही मुख्य बातें करेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी भारत के संविधान के विकास के मामले में जो अपन ने 3 अधिनियम अभी आज किए उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या डायरेक्ट आप मुझसे बात करें। और एक पुनः निवेदन आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।